Hello students, so in this lecture we will discuss about biogas plant. So first of all we will discuss the basic composition of biogas. तो biogas होता क्या है, ये तो हमने देख लिया कि biogas biomass से बनता है and biomass is made up of organic matter such as plant and animal waste. तो अब biogas जो होती है उसकी basic composition है आपकी, एक तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड यहाँ पे परसेंटेजेस मेंशन्ड हैं. मीथेन CH4 is 60 to 65, carbon dioxide 35 to 40%, and hydrogen sulfide 0.5 to 1%. Next, there are some properties of biogas. तो इसका इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये बर्न करती है, दैट इज 650 to 750 डिग्री सेल्सियस. ओके, and then it is a colorless gas, odorless gas, and burns with clear blue flame. clear blue flame से burn करती है ये. then its calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मास मैटर को बर्न करें, मतलब यहाँ पे बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ बायोगैस को बर्न करने पे कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है. तो यहाँ पे लिखा है 20 मेगाजूल्स पर मीटर क्यूब. मतलब अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस को बर्न किया जाए तो 20 मेगाजूल्स एनर्जी रिलीज़ होगी. नेक्स्ट इज़ इट इज़ लाइटर देन एयर. ये हवा से हल्की है. Next, you can note down the definition of calorific value. So calorific value is defined as the amount of heat energy produced when a unit mass of fuel is burnt completely in the presence of air. ठीक है, as we have already discussed. And further here its units are mentioned. किलो कैलोरीज पर किलोग्राम भी हो सकता है. ठीक है, कैलोरीज में भी हम एनर्जी को ले सकते हैं, और अमाउंट ऑफ मैटर जिसको हमने बर्न किया उसको किलोग्राम में भी ले सकते हैं, या फिर किलो जूल्स पर केजी भी हो सकता है, या किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, या किलो जूल्स पर मीटर क्यूब भी हो सकता है. सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है. नाउ ये जो बायोगैस है ये कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट. ठीक है, हमने वेरियस प्रोसेसेस ऑफ देखे थे कैसे हम बायोमास से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसमें से एक मेथड था एनारोबिक डाइजेशन. ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं पिछले लेक्चर से, डेफिनेशन को आप रेफ़र कर लीजिए. देन ये जो प्रोसेस है बायोगैस प्रोडक्शन का, इट टेक्स प्लेस इन एयर टाइट टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर. एक डाइजेस्टर में ये प्रोसेस होता है. एनिमल वेस्ट को एक डाइजेस्टर में रखा जाता है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होता है, और उसके 3 स्टेप्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो अब वो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं देखिए. फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है. हाइड्रोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर. तो इसमें ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स. ओके, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 1 दिन में होता है और 25 डिग्री सेल्सियस में होता है. अब हाइड्रोलिसिस हो गया. ठीक है, जो भी हमने मैटर डाला था, फॉर एग्जांपल एनिमल वेस्ट हमने डाइजेस्टर में डाला था, वो हम 1 दिन के अंदर सिंपल वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के करीब हाइड्रोलिसिस हो जाता है. नेक्स्ट इज़ एसिड फॉर्मेशन. अब क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर आपका वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, अब उसको बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज करेगा. तो वो जो बैक्टीरिया होता है जो एसिड फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ नोन एज एसिटोजेनिक बैक्टीरिया. ठीक है, तो एसिटोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो इस ऑर्गेनिक मैटर को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, आप रिमेंबर कर लीजिए इसको, CH3COOH. तो ये प्रोसेस भी 1 दिन लेता है एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है. अब एसिड फॉर्म हो गया, अब एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करना है. तो मीथेन फॉर्मेशन 3rd स्टेप है. एंड 3rd स्टेप जो है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. ठीक है, वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड से एसिड में किसने कन्वर्ट किया? एसिटोजेनिक बैक्टीरिया ने. एंड एसिड से अब मीथेन में कन्वर्ट करेगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. तो अब एसिटिक एसिड जो फॉर्म हुआ था वो अब
कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, इस स्टेप में। तो ये 3 स्टेप है। हाइड्रोलिसिस फर्स्ट स्टेप, जिसमें कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, अब वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स एसिड फॉर्म करेंगे, वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया करता है एंड एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, and at 25 degrees Celsius. In the next step, methane formation, this acetic acid is converted to methane and carbon dioxide, and it is done with the help of methanogenic bacteria. Now we will discuss the basic requirements of biogas plant. कि बायोगैस प्लांट को जब बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लैंड शुड बी लेवल्ड एंड शुड बी एट ए हायर एलिवेशन। जिस भी ज़मीन पे हम बायोगैस प्लांट को बना रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए, लेवल्ड होनी चाहिए और हायर हाइट पे होनी चाहिए ताकि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो पाए। सेकंड पॉइंट इज सॉइल शुड नॉट बी टू लूज। जो सॉइल है वो बहुत लूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स आर दैट इट शुड बी नियरर टू द प्लेस ऑफ गैस यूटिलाइजेशन। जहाँ पे हमें गैस चाहिए उसके करीब होनी चाहिए वो, ताकि हमें गैस पाइपलाइन ज़्यादा ना यूज़ करनी पड़े। एंड ऑल्सो गैस यूटिलाइजेशन के पॉइंट से भी नज़दीक होना चाहिए, और जो कैटल शेड या जहाँ से काऊ डंग लाना है हमने बायोगैस प्लांट के लिए उसके भी करीब होने चाहिए। तो दोनों के ये नज़दीक होना चाहिए, ये आप थर्ड पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट इज़ देयर शुड बी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। पानी वहाँ पे ठीक रहना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए उसकी, ठीक है। एंड इट शुड गेट क्लियर सनशाइन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। वेंटिलेशन वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है। एंड ऑल्सो वाटर सोर्सेज जो हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं, उससे ये दूर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अवे फ्रॉम द वाटर सोर्सेज, ताकि इस वाटर सोर्सेज की कंटामिनेशन ना हो ड्रिंकिंग वाटर में, और जो बायो डंग है वो कोई कंटामिनेशन पैदा ना करे, इसलिए। Now we will discuss some important terms related to the production of biogas. तो first है solid to water ratio, ठीक है। तो जो काऊ डंग होता है उसमें नियरली 18% सॉलिड होता है और 82% वो वाटर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल आपका जो एनिमल डंग है। तो अब जो उसको हमें स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्लरी कैसे बनाई जाती है, जितना हमारा काऊ डंग हमने लिया उतना ही हम पानी और ऐड करते हैं। तो स्लरी इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द डंग एंड वाटर इन इक्वल प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर 60 kg हमने काऊ डंग लिया और उस 60 kg काऊ डंग में 18% सॉलिड होगा और 82% वाटर, ठीक है, वो अलग इशू है। बट 60 kg अगर हमने डंग लिया है तो 60 kg हमें वाटर उसमें ऐड करके उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा और वो एक स्लरी बन जाएगा। सेकेंड है फीडिंग रेट। अब हमें वो रॉ मटेरियल्स को अपने जो डाइजेस्टर है उसमें हर रोज़ डालना है, तो कितना हमें उसको डालना है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ द रेट एट विच द रॉ मटेरियल्स आर फेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर पर डे। एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक दिन में हमें कितना रॉ मटेरियल डालना है, तो उसको हम लोडिंग रेट भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है डाइजेस्टर, उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, मतलब 1 × 1 उसका डायमेंशन है, 1 मीटर लेंथ इंटू 1 मीटर ब्रेड्थ इंटू 1 मीटर हाइट। तो उस उतने वॉल्यूम का अगर डाइजेस्टर है तो उसमें 25 kg ऑफ डंग हमें डालना पड़ेगा, ठीक है, डेली, ठीक है। अगर प्लांट ओवरफेड है देन अगर ज़्यादा हमने कर दिया तो मीथेन गैस प्रोडक्शन स्टॉप कर सकती है। सिमिलरली अगर अंडर फेड है, कम डाला है, तो भी मीथेन गैस प्रोडक्शन आपकी स्टॉप कर सकती है। तो ना हमें उसको ओवर फेड करना है, ना हमने उसको अंडर फेड करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना कि इट इज़ फीडिंग रेट क्या होता है, रेट एट विच रॉ मटेरियल्स आर फेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर पर डे। एंड इफ़ द plant is overfed or if the plant is underfed, in both the cases the gas production can stop, methane gas production can stop. That's it, इतना आपने इसमें लिखना है। अब आगे वाले पॉइंट्स देखते। नाउ अब हमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिटेंशन पीरियड, ठीक है, इसको आपने हेडिंग लिखना है। रिटेंशन पीरियड क्या होता है कि कितना जो बायोमास हमने उसमें डाला है
डाइजेस्टर में कितने टाइम में वो आपकी बायोगैस प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो होल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इनटू बायोगैस, ठीक है, इसको बहुत सारे हफ्ते लग जाते हैं, इट रिक्वायर्स मैनी वीक्स, और उस टोटल टाइम को हम रिटेंशन पीरियड कहते हैं। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है फीड स्टॉक पे, मतलब कौन सा हमने उसमें बायोमास यूज़ किया है, ठीक है, किस टाइप का बायोमास है, एनिमल डंग है, कौन से एनिमल का डंग है, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो डिकम्पोज होगा। एंड ऑल्सो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ फीड स्टॉक भी लिख लेना, एंड टेम्परेचर आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन फीड स्टॉक एंड टेम्परेचर, ठीक है, बस इतना लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल रिटेंशन पीरियड 50 डेज़ होता है काऊ डंग के लिए, एंड ठीक है, एंड 20 डेज़ होता है आपका पिग डंग के लिए। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि काऊ डंग के लिए 50 डेज़ है, 20 डेज़ है पिग डंग के लिए। एंड सिमिलरली अगर टेम्परेचर वाइज हमने देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर आपका 10 to 15 डिग्री सेल्सियस है, इन स्टेट्स हैविंग एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 10 to 50 डिग्री सेल्सियस, रिटेंशन पीरियड 50 दिन तक हो सकता है एवरेज। और उसी तरह से जहाँ पे 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे 40 डेज़ हो सकता है, और अगर और बढ़ जाएगा तो रिटेंशन पीरियड कम हो जाएगा, मतलब कम टाइम में ही वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ज़्यादा ठंडे इलाकों में वहाँ पे ज़्यादा टाइम है। सिमिलरली जैसे ही गर्म आपका एरियाज में 20 डिग्री सेल्सियस अगर अबव है तो रिटेंशन पीरियड 30 डेज़ हो जा रहा है। तो बस आपने इतना लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। अब जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो एनारोबिक फर्मेंटेशन हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो भी कन्वर्जन होता है एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम वो 35 to 38 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड इस प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डाइजेस्टर में जो प्लांट है वो इंसुलेटेड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए प्रॉपर, ताकि इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। तो you just have to write that optimum temperature for anaerobic fermentation is this, and for maintaining the proper fermentation temperature the digester should be well insulated. नेक्स्ट पॉइंट इज़ pH वैल्यू। तो pH वैल्यू जो स्लरी की है वो भी डिपेंड करेगी, इफ़ेक्ट करती है। तो जो इसकी pH वैल्यू है वो 6.5 to 7.5 के बीच में मेंटेन होनी चाहिए फॉर ऑप्टिमम बायोगैस प्रोडक्शन। तो आप बस इतना पॉइंट्स लिख लो pH वैल्यू में, इट्स वैल्यू शुड बी मेंटेन बिटवीन 6.5 to 7.5। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशो। अब जो बैक्टीरिया है एनारोबिक फर्मेंटेशन में जो यूज़ हो रहा है उसके लिए हमें कार्बन भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो कार्बन है वो बैक्टीरिया जो है वो कार्बन को जल्दी कंज्यूम कर लेता है, 30 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। तो हमें कार्बन रखना पड़ता है उसमें, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को कार्बन भी चाहिए। तो 30:1 रेशो में हमें मेंटेन करने के लिए उसमें सॉडस्ट हम ऐड कर देते हैं, और पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी हम उसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये रेशो मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट इज़ स्टरिंग। अब उसको बायोगैस के लिए हम उसको जो भी स्लरी उसमें है बायो गैस डाइजेस्टर में उसको हमें हिलाना पड़ता है, स्टिर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि इन यूनिफॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो बायोगैस प्रोडक्शन इज इम्प्रूव्ड बाय स्टरिंग द डाइजेस्टर कंटेंट्स एज इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स बैक्टीरिया विद द स्लरी। सिंपल। नेक्स्ट इज सीडिंग। सीडिंग में क्या है, सीडिंग में फर्स्ट टाइम हमें उसको स्टार्ट करने के लिए, एनारोबिक डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया को उसमें हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑपरेशन ऑफ बायोगैस प्लांट, पहली बार जो हमें चलाना है, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज़ एडेड, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में स्लरी में, ठीक है, और प्लांट में डाला जाता है टू स्टार्ट एंड एक्सेलरेट द फर्मेंटेशन। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है दैट मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लरी which is fed to the plant to start the fermentation. Now the next topic is structure of biogas plant, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट 2 टाइप्स का है, एक है फ्लोटिंग ड्रम टाइप जिसको कांस्टेंट प्रेशर और वेरिएबल वॉल्यूम भी कहते हैं, एंड सेकेंड है फिक्स्ड डोम टाइप, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वेरिएबल प्रेशर कहते हैं।
तो अभी हम स्टडी करेंगे फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, फ्लोटिंग ड्रम टाइप। और इसमें जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे इसके मेन पार्ट्स मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये डाइजेस्टर है, ठीक है, मेन डाइजेस्टर। ये आपका ब्रिक्स और सीमेंट की हेल्प से बनता है। और इसमें हमारा जो मेन बायोगैस मैटर है, स्लरी है, वो इसमें होती है। अब जो गैस बनेगी वो कलेक्ट होती है आपकी इस फ्लोटिंग ड्रम गैस होल्डर में, ठीक है। ये स्टील स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लोट करता है इस स्लरी के ऊपर। और जब मान लो गैस ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ को हो जाएगा, और जब कम होगा तो। और इसमें एक इनलेट टैंक है जिसके थ्रू यहाँ से स्लरी एंटर की जाती है यहाँ इधर। और ये आउटलेट टैंक है, ठीक है, जो वेस्ट आपका ये जब मटेरियल है वो सारा आउटलेट टैंक से निकलता है। और बीच में एक पार्टीशन वॉल की जाती है बेटर सर्कुलेशन के लिए, ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो। तो ये डायग्राम बनाना है। सो अब इसकी थ्योरी आपने नोट करनी है। तो इसमें फ्लोटिंग ड्रम टाइप में दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो डाइजेस्टर है गैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, डाइजेस्टर जहाँ पे स्लरी की फर्मेंटेशन होती है और गैस बनती है। और वो जो गैस है वो सेकंड पार्ट है गैस होल्डर। गैस होल्डर में गैस कलेक्ट होती है। तो दो पार्ट है, एक डाइजेस्टर गैस की प्रोडक्शन के लिए और गैस होल्डर उस गैस को कलेक्ट करने के लिए। तो जो डाइजेस्टर है वो ब्रिक्स और सीमेंट से बनता है, और जो गैस होल्डर है वो एक स्टील और आयरन ड्रम है, ठीक है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ डाइजेस्टर टू कलेक्ट द बायोगैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेस्टर। सिंपल है। अब ये जो ड्रम है, फ्लोटिंग ड्रम है, स्टील और आयरन का ड्रम जिसमें गैस कलेक्ट होती है, ये स्लरी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। इट मूव्स अप, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब गैस उसमें इकट्ठी हो जाएगी तो ऊपर की तरफ को जाएगा, और जब गैस उसमें से डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। और पोर्शन हमने देखा था इनलेट टैंक। इनलेट टैंक होता है जो स्लरी है उसको डाइजेस्टर में हम डालते हैं इनलेट टैंक के थ्रू, ठीक है। तो इट इज़ स्लरी इज़ फेड इनटू द डाइजेस्टर फ्रॉम इनलेट टैंक। और डाइजेस्टर में एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और पार्टीशन वॉल भी प्रोवाइड की जाती है फॉर बेटर सर्कुलेशन एंड फर्मेंटेशन। एंड देन आउटलेट टैंक। अब जो स्लरी एक बार डाइजेस्ट हो गई, ठीक है, उसको बाहर निकाला जाता है आउटलेट टैंक से। डाइजेस्टेड स्लरी इज टेकन आउट फ्रॉम द आउटलेट टैंक। नाउ ये जो सेकेंड टाइप है ये फिक्स्ड डोम टाइप है। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे अब दो स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं होते। जैसे प्रीवियस केस में आपका एक गैस चैम्बर अलग से था, गैस होल्डिंग चैम्बर, और डाइजेस्टर अलग से था। इसमें एक ही यूनिट है और पूरा का पूरा ये ब्रिक से बना है। और ऊपर हम देख सकते हैं एक आर्क टाइप का स्ट्रक्चर है, डोम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आर्क है ये, इसलिए इसको हम डोम टाइप प्लांट भी कहते हैं। अब हम अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे तो एक मिक्सिंग टैंक है। वहाँ पे जो कैटल डंग है वो वाटर के साथ उसको मिक्स किया जाता है। और जो स्लरी है वो जो आपके यहाँ पे ओपनिंग है बॉटम में, आप देखेंगे बिल्कुल नीचे जैसे लेफ़्ट साइड में ओपनिंग है इस डाइजेस्टर में, वहाँ से वो एंटर होगी। और इस डाइजेस्टर में उसकी फर्मेंटेशन होगी, एनारोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और अब जो डाइजेस्टेड स्लरी है वो दूसरी साइड से, राइट साइड से बाहर की तरफ को निकल जाएगी। तो राइट साइड में जो टैंक है वो आउटफ्लो टैंक है, और जो यहाँ पे आउटलेट चैम्बर है, जो डाइजेस्टेड स्लरी है वो इधर से आउटफ्लो टैंक के थ्रू हमारी बाहर हो रही है। और जो ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर है, अब स्लरी के ऊपर वाला जो पोर्शन है, खाली जो पोर्शन है, वहाँ पे आपकी गैस इकट्ठी होगी, ठीक है। तो जब ज़्यादा गैस बनी होगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और वो जो पाइप है आप देख सकते हैं आउटलेट फॉर बायोगैस के थ्रू वो बायोगैस बाहर निकल जाती है। तो ये आपका फिक्स्ड डोम टाइप है। इसमें जो गैस होल्डिंग चैम्बर था प्रीवियस केस में वो तो मूव करता था, वो फ्लोट करता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो थ्योरी है आपको वो ये लिखनी है कि फिक्स्ड डोम टाइप बायो गैस प्लांट है ये, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए डाइजेस्टर विथ फिक्स्ड नॉन मूवेबल गैस होल्डर, ठीक है। इसमें एक डाइजेस्टर है और एक नॉन मूवेबल गैस होल्डर है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है। इसमें कोई स्टील स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता, एंड इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स,
कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और लाइफ भी ज़्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इनलेट टैंक। तो डंग और वाटर को मिक्स किया जाता है, इनलेट टैंक को मिक्सिंग टैंक भी कहते हैं। तो दोनों को मिक्स करके स्लरी फॉर्म होती है और उस स्लरी को डाइजेस्टर में इनलेट गेट के थ्रू भेजा जाता है। आप डायग्राम में रेफर कर सकते हैं ये। एंड देन द गैस प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड इन द डोम शेप्ड अपर पार्ट, ठीक है। अब जो आर्क शेप का अपर पार्ट था वहाँ पे जो गैस है वो सारी की सारी उधर कलेक्ट हो जाएगी और उस पार्ट से गैस पाइप के थ्रू आगे हम अपने सोर्स तक भेज सकते हैं। द गैस इज कलेक्टेड बाय अ गैस पाइप, ओके। एंड देन द डाइजेस्टेड स्लरी, जो यूज़ हो चुकी स्लरी, डाइजेस्ट होने के बाद वो स्लरी आउटलेट गेट के थ्रू फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो यही मेन इसके पार्ट्स हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, फ्लोटिंग ड्रम टाइप एंड फिक्स्ड ड्रम टाइप में। नाउ अब ये मेन डिफरेंस पॉइंट्स हैं दोनों में। तो फ्लोटिंग ड्रम डोम प्लांट्स में आप देखिए कि इसमें स्टील ड्रम यूज्ड है तो कॉस्ट ज़्यादा है, और दूसरी साइड कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो कॉस्ट लेस है। सेकेंड, स्टील में कोरोजन हो सकता है और फिक्स्ड डोम में कोरोजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट में फिक्स्ड डोम में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है एंड कम है, और फ्लोटिंग ड्रम में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे मूविंग पार्ट्स हैं। एंड प्रेशर जो बायोगैस का है वो फ्लोटिंग डोम में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ड्रम जो है वो ऊपर की तरफ वो हो जाएगा, तो उसमें प्रेशर सेम रहेगा। ऑन दी अदर हैंड जो फिक्स्ड डोम है उसमें एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, मूविंग पार्ट्स नहीं हैं, तो जैसे जैसे गैस बनेगी ज़्यादा तो उसका प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस लीकेज है गैस की स्टील ड्रम में, और फिक्स डोम में ज़्यादा चांस हैं क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो गैस हो सकती है लीक। ऑल्सो जो लाइफ स्पैन है फ्लोटिंग डोम का वो कम है और फिक्स डोम का ज़्यादा है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू फिक्स्ड स्ट्रक्चर, नो मूविंग पार्ट्स। एंड फ्लोटिंग डोम में लास्ट पॉइंट जो है, फ्लोटिंग डोम में हीट लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर है जो हीट को ईज़िली कंडक्ट कर सकता है और एटमॉस्फेयर में हीट डिसिपेट कर सकता है। बट फिक्स्ड डोम में पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हीट लॉस नहीं होता है। अब इसके मेन पॉइंट जो है वो आपको जो याद रखना है वो ये कि जो फ्लोटिंग डोम है वो कांस्टेंट प्रेशर है और जो फिक्स्ड डोम है वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि जो फिक्स्ड डोम है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट नोट किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम है बट कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। वेयरएज जो फ्लोटिंग डोम है वो कांस्टेंट प्रेशर है बट वेरिएबल वॉल्यूम है, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि जो ड्रम है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। फ्लोट कर रहा है तो जब प्रेशर गैस बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ को हो जाएगा और जब गैस उसमें से इवैक्यूएट होगी तो वो डाउन हो जाता है। तो दैट्स